गुड मॉर्निंग। आज बच्चों अब आप लोगों को हम ये बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में परीक्षा में कॉपी कैसे लिखेंगे, किसी भी प्रश्न का आंसर कैसे देंगे, है ना। तो परीक्षा में कॉपी लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसमें भी कुछ बच्चे गलती करते हैं, तो आज हम उसके संबंध में कुछ आप लोगों को टिप्स बताएंगे कि आखिर परीक्षा हाल में जब आपको प्रश्न पत्र मिलता है तो उसका आंसर देने के लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो इसको स्टार्ट से लास्ट तक देखेंगे और उस बात का पालन करेंगे तो जो आप लोग छोटी मोटी गलतियां करते हैं वो सब गलतियों से बच जाएंगे। चैनल में जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इस प्रकार के और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये तो पूरे यदि अब एग्ज़ाम जो आ गया है, एग्ज़ाम का जो टाइम टेबल तो आप लोगों को बहुत पहले से मालूम हो ही चुका है, तो उस पे आप लोगों की तैयारी अब वैसे भी लास्ट की ओर होगी, है ना। और जो भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम में आने का चांस ज़्यादा है वो सब कुछ हमने आगे द्वारा बनाया जा चुका है। वीडियो में आप सब कुछ देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में, कुछ प्लेलिस्ट में है, कुछ प्लेलिस्ट में नहीं, डायरेक्ट वीडियो में ही आप जाएंगे तो मिलेगा, है ना। पर आज जो हम बताने जा रहे हैं वो एग्ज़ाम के संबंध में कुछ टिप्स हैं, ठीक। तो जब आप परीक्षा हाल में जब आपको परीक्षा प्रश्न पत्र मिलता है ना, परीक्षा में किसी भी सब्जेक्ट का जब प्रश्न पत्र मिले तो सबसे पहले तो आपको ये करना चाहिए कि वो कम से कम टाइम में उस प्रश्न को पूरे पढ़ डालो, कम से कम टाइम में। ये मत सोचो कि सर उसको पढ़ने में बहुत टाइम लगे। पढ़ने में उसमें टाइम तब लगता है जब 10वीं क्लास का स्टूडेंट 12वीं का पेपर देखेगा तो उसको पढ़ने में बहुत टाइम लग सकता है। लेकिन यदि आप जिस क्लास के हो उसी क्लास का पेपर आपको मिलता है तो आप 5 मिनट में पूरा पेपर पढ़ सकते हो, है ना। तो सबसे पहले काम यही रहेगा कि आप जो पेपर आपको मिलता है उस पेपर को कम से कम टाइम में एक बार पूरा देख डालो। ये रहा पहला नंबर। दूसरी बात ये है कि यदि आपसे उस प्रश्न पत्र में जितने भी प्रश्न हैं वो सभी से सभी प्रश्न बन रहे हैं तो आप स्टार्ट से ही लिखना प्रारंभ करें, है ना। फर्स्ट पेज से ही, फर्स्ट प्रश्न नंबर से ही यदि आपसे पूरे क्वेश्चन बन रहे हैं तो प्रयास करिए कि क्रम से ही पूरा लिख दो, एक से लेकर लास्ट तक। ये आपका प्रयास होना चाहिए यदि आपसे पूरा पेपर बन रहा है तो, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। पहले पॉइंट में हमने क्या कहा, पूरे प्रश्न को पढ़िए। यदि प्रश्न पूरे बन रहे हैं तो आप स्टार्ट से ही लिखना शुरू करिए। पहले पेज में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप ध्यान रखिए कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है, 1 नंबर वाले क्वेश्चन जो आते हैं जहाँ भी हो वो लगातार होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन पहला नंबर आप एक कहीं कर दिए, फिर दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हो, कोई बड़ा सा क्वेश्चन लिख रहे 3 लाइन बचा तो उसमें फिल इन दी ब्लैंक्स लिख दिए, फिर दूसरा कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं 5 लाइन बचा तो उसमें मैच दी कॉलम लिख दिए। तो आपका प्रयास होना चाहिए कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है एक पेज में स्टार्ट में ही हों, ठीक है। ये आपका प्रयास होना चाहिए। यदि आप किसी कारण से पहले पेज में नहीं लिख पाते हैं तो जहाँ भी लिखो तो उन क्वेश्चन को कंटिन्यू लिखो, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो जैसे हैं मल्टीपल चॉइस हो गया, फिल इन दी ब्लैंक्स हो गया, वो आंसर इन 1 वर्ड हो गया, मैच दी कॉलम हो गया, तो इनको एक जगह है, एक साथ, ठीक है। फिर तीसरी बात ये है, कभी कभी बच्चे क्या होता है क्वेश्चन नंबर डालना ही छोड़ जाते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर हमने डाला कि नहीं, कौन सा क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं वो पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो लिख दिए बस हो गए, वो कोई कॉपी चेक करने वाला ये बात को ढूंढता रहे, क्वेश्चन नंबर भी लिखा होना चाहिए। फिर एक बात ये भी है, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं किसी क्वेश्चन को पूरा ना पढ़ के आधा ही पढ़े और आधा प्रश्न को पढ़ने के बाद उनको ये लग जाता है कि बस ये वही क्वेश्चन है जो हमको आता है, वही वाला है,
कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं लगता है कि बस वही क्वेश्चन है जो हमने पढ़ा है ना, और आधे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पता चलता है कि लास्ट में कुछ पॉइंट और उसमें ऐड हैं या क्वेश्चन थोड़ा आगे मोड़ दिया गया है। तो इस बात को भी ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को पूरा पढ़ें सॉल्व करते समय। ठीक है, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन पेपर के एक पेज में जो क्वेश्चन है उसका कुछ पार्ट सेकंड पेज में रहता है और बच्चे फर्स्ट पार्ट के ही फर्स्ट पेज में जो आधा पार्ट क्वेश्चन का रह गया लिखा गया उतने से आंसर दे देते हैं और पता चलता है उसका कुछ पार्ट सेकंड पेज में रहता है। इस बात को भी ध्यान रखें, है ना। ऐसा ना हो जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है उसमें 2 क्वेश्चन ऐड है और पहला क्वेश्चन पहले पेज में हो गया और दूसरा क्वेश्चन दूसरे पेज में है पेपर में प्रश्न पत्र में। अब बच्चे इस बात को ध्यान नहीं दिए तो वो पहले पेज में प्रश्न का आधा भाग जो लिखा है उसका आंसर दे दिए और पता चला उसी प्रश्न का आधा भाग दूसरे पेज में छपा हुआ है और उसको नहीं ध्यान दे पाए। ये बात को भी ध्यान देना। जहाँ पर क्वेश्चन ख़त्म होता है तो 1-2 लाइन आप छोड़ सकते हैं और दूसरे क्वेश्चन को लिए यदि आपका पेज मान लीजिए जिस क्वेश्चन लास्ट पेज में जिस पेज में क्वेश्चन लास्ट होता है उसमें 2-3 लाइन यदि बची हुई है तो उस 2-3 लाइन में लिखने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर आप ETO लिख करके आप दूसरे पेज में क्वेश्चन नंबर स्टार्ट से डालिए। 2 लाइन 3 लाइन बच जाता है तो यदि आप 5 या 5 से ज़्यादा लाइन बचा है तो आप दूसरा क्वेश्चन उसी पेज से लिखना स्टार्ट करिए क्वेश्चन नंबर डाल करके। ठीक है ना। और क्या होता है जब आप पेपर में लिखने के बाद यदि हम अब स्पेशली अब फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स की यदि बात करें तो फिजिक्स में ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या रहता है डायग्राम बना होता है, डायग्राम रहता है, सर्किट डायग्राम, ये सब कुछ। तो आप क्वेश्चन को लिखते समय सबसे पहले आप क्या करिए, यदि कोई डायग्राम बना है तो यदि ये पेज है तो इस पेज में इधर आप डायग्राम बनाइए, है ना। इधर आपको क्या बनाना है, कोई भी विद्युत परिपथ चित्र जो भी हो यहाँ सब बना दीजिए इतने में। ठीक है, फिर आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करिए, यहाँ से लिखते हुए, यहाँ से लिखते हुए, यहाँ से लिखते हुए, यहाँ से लिखते हुए, फिर ऐसे चलिए। यदि डायग्राम बहुत बड़ा है तो इसके लिए इतना जगह ले लीजिए, पर आप लिखना शुरुआत यहीं से करिए, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है ना। चित्र जो बनाना है फिजिक्स में आप लोगों को बता दें, चित्र जो बनाना है पेंसिल से बनाना अनिवार्य नहीं है। पेंसिल से इसलिए बनाते हैं कि यदि कहीं गलती हो तो दोबारा हम उसको इरेज करके दोबारा बना सके, इसलिए बनाया जाता है। जबकि आपसे कोई गलती यदि ना हो तो आप बिल्कुल पेन से बना सकते हो फिजिक्स में। ठीक है ना, कोई भी चित्र। ठीक है, चित्र बनाते समय इस बात का जरूर ध्यान रखना, जब कापी में पूरा प्रश्न लिख डालते हैं 10-5 मिनट बचा रहता है, तो जब कापी का आप रिवीजन करते हैं कि हाँ हमने एक बार चेक कर लें, तो चेक करते समय आप अपने मन में 3 ठो प्रश्न रखिए, 4। पहला, क्या हमने हर प्रश्न में क्वेश्चन नंबर डाला है कि नहीं। ये आप लोग पेज पलटाते हो पर ये जानते नहीं कि हम चेक क्या कर रहे हैं। तो आपका उद्देश्य होना चाहिए कि जो हम कॉपी में चेक कर रहे हैं तो क्या चेक कर रहे हैं। तो पहला, क्वेश्चन नंबर हमने डाला है कि नहीं, प्रश्न नंबर डाला है कि नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जो चित्र हमने बनाया है, फिजिक्स की बात, स्पेशली फिजिक्स की बात कर रहे हैं, जो चित्र हमने बनाया है तो उस चित्र में जो विद्युत परिपथ हमने बनाया है तो विद्युत धारा यदि उसमें प्रवाहित हो रही तो विद्युत धारा की दिशा हमने दिखाया कि नहीं दिखाया। ठीक है ना। या यदि किरण प्रकाश की है तो किरणों की दिशा हमने दिखाया कि नहीं दिखाया। ठीक है ना। ये पहला पॉइंट, हमको ये देखना है कि हमने प्रश्न नंबर डाला है कि नहीं। कॉपी जब चेक करते हैं कि हाँ हम एक बार थोड़ा रिवीजन कर लें, 2 मिनट में कॉपी चेक कर लें कुछ छूटा तो नहीं, तो उस समय आपको यही ध्यान देना है कि पहला पॉइंट कि हमने प्रश्न नंबर सब में डाला कि नहीं। दूसरा, जो चित्र हमने बनाया है तो उस चित्र में किरणों की दिशा या विद्युत धारा की दिशा दिखाया है कि नहीं। तीसरा, कोई डेरिवेशन या आंकिक प्रश्न है तो उसमें हमने मात्रक लिखा है कि नहीं।
और ये देखना है कि बीच में कोई पेज तो नहीं छूट गया है। यदि पेज किसी कारण से छूट भी जाता है तो उसमें आप लोग ये PTO ये ज़रूर लिखें, है ना, या क्योंकि यदि पेज ख़त्म हो जाए, छूट गया, तो इसके आगे फिर कॉपी चेक करने में ये लगता है कि यहाँ से पूरा अब इसके आगे आप लिखे ही ना होंगे, है ना। प्रयास तो यही होना चाहिए कि वो कॉपी का पेज छूटे ही ना, है ना। ये बिल्कुल बहुत गलत हो जाएगा यदि आप कॉपी, बहुत बड़ी गलती होगी, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर भी यदि किसी कारणवश यदि हो जाता है विशेष परिस्थितियों में, तो ये लिखें, परीक्षा कॉपी चेक करने वाला इस बात को आपको ध्यान दे सकता है ना। तो ये अब ये फिजिक्स में किसी भी प्रश्न का आंसर देते समय उसमें यदि छोटा मोटा चित्र या कोई फार्मूला का यूज होता है तो उसको अवश्य लिखा करिए, है ना। जैसे मान लीजिए किसी, जैसे एक उदाहरण की बात है कि खतरे का संकेत लाल रंग का बनाया जाता है, क्यों कह दिया खतरे का संकेत लाल रंग का बनाया जाता है, क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, तो उसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, तो वो दूर से दिखता है। तो उसमें एक फार्मूला लिख दो, प्रकीर्णन तीव्रता I प्रोपोर्शनल अपॉन लैम्डा की पावर 4। ये इस फार्मूला के आधार पर, यानी कोई भी क्वेश्चन हो तो उस क्वेश्चन में यदि फार्मूला कहीं यूज होता है, छोटा मोटा चित्र ग्राफ है, तो उसको ज़रूर उसमें प्रेजेंट किया करिए। फिजिक्स में हमने कहा मात्रक लिखना ज़रूरी है ना। लेकिन एक बात और बता दें, फिजिक्स में यदि आप डेरिवेशन में मात्रक लिखते समय यदि आपको मात्रक भूल जाता है तो ना लिखो, तो एक बार वो कम गलती कहलाएगी। पर आपने लिख कर गलत किया है, गलत लिखा है, तो वो ज़्यादा गलत होगा। जिसमें डाउट रहे तो ना लिखो, वो अलग बात है, कम गलत कहलाएगा। लेकिन आपने लिखा और गलत है तो ज़्यादा गलत कहलाएगा। वैसे गलती छोड़ना ही नहीं चाहिए, पर यदि ऐसा कहीं डाउट हो गया तो ठीक है। अब जैसे कहीं पर प्रतिबिंब के बारे में आ गया कि वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, है ना, किसी दर्पण में कि यहाँ पर वस्तु रखे प्रतिबिंब बना, जैसे दर्पण समीकरण में ही कह दिए कि AB वस्तु है, A' B' प्रतिबिंब है ना। अब ये उनके लिए है जो आप दर्पण समीकरण समझते होंगे, ये बिना पढ़े लिखे वालों लोगों के लिए हम नहीं बता रहे हैं, है ना। दर्पण समीकरण 12वीं क्लास का कोई स्टूडेंट की बात यदि करें, दर्पण समीकरण 10वीं में ही दर्पण समीकरण है, तो कहीं पर AB वस्तु है तो A' B' उसका प्रतिबिंब होगा। अब जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक भी हो सकता है, आभासी भी हो सकता है। पर यदि आपको कन्फ्यूजन है कि वास्तविक की आभासी, तो बल्कि आप वास्तविक आभासी शब्द न लिख करके केवल लिख दीजिए कि प्रतिबिंब है, ठीक है ना। ऐसा ठीक है, इस बात का ध्यान देना, ठीक है ना। जहाँ पर हमने कहा क्वेश्चन ख़त्म होने के बाद ये 2-3 लाइन बचते हैं तो आप उस पेज में मत लिखिए, और 2-3 लाइन बचे हुए पेज में हमने कहा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन न लिखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यथासंभव स्टार्ट में लिखिए। अब महत्वपूर्ण बात ये है कि जैसे मान लीजिए कभी ये होता है कि कुछ क्वेश्चन पेपर में आप लोगों से जो आए हैं नहीं बनते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप प्रयास ये करिए कि जो क्वेश्चन बनते हैं उनको पहले लिखिए, और जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं उनके बारे में बाद में विचार करिए, है ना। ऐसा ना हो कि आप सीरियल बनाए रखने के लिए पहला नंबर क्वेश्चन ही लिखे जो नहीं बनता है, पर पहले नंबर में उसी को लिख दिए, दूसरे नंबर में दूसरा क्वेश्चन लिखे, बन नहीं रहा तो भी लिख दिए। तो इसके लिए आप क्या करिए, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, यदि पूरा पेपर बनता है तो क्रम से हल करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले पेज में ही लिखना है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहाँ भी हो लगातार लिखना है ना। ये नहीं कि एक ठो यहाँ लिख दिए एक ठो वहाँ लिख दिए, ऐसा नहीं करना है। लेकिन यदि पूरा पेपर नहीं बनता है तो उसमें से जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं उनको पहले लिखिए, बड़े वाले क्वेश्चन को प्रयास करिए कि पहले लिखें, है ना। लेकिन ये अनिवार्य नहीं है, यदि आपसे पूरा बन रहा है तो क्रम से लिखो। लेकिन जहाँ ऐसी स्थिति है कि कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो न बनने वालों को लास्ट में लिखिए, क्रम को बनाए रखने के लिए। ऐसा ना हो कि आप स्टार्ट में वही क्वेश्चन लिख दो जो नहीं बनता है, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है परीक्षा के समय, ठीक है ना। और कुछ बातें हैं परीक्षा में, आप ना तो किसी की हेल्प करो ना किसी से हेल्प ले,
ठीक है। विशेष परिस्थिति में यदि आपको किसी की हेल्प करना ही हो तो ये एक गलती बच्चे ये करते हैं कि किसी को कोई क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताते हैं, वो भी गलत बताते हैं जानबूझ के। ये गलती ना करना, ये सबसे बड़ी गलती। किसी के साथ धोखा मत करना, है ना। किसी को ना बताओ, बिल्कुल अच्छी बात है। परीक्षा हाल में किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए, बहुत ये सही है। पर मान लीजिए यदि किसी की वजह से किसी तरीके से आपने किसी की हेल्प किया, यानी बताया, हेल्प यानी सही तरीके से बताओ, यदि बता सको तो। ऐसे परीक्षा हाल में बताने नहीं है कुछ भी, फिर भी गलत जानकारी किसी को मत दो, है ना। यदि कोई किसी से आपसे कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा, आप ना बताओ, अच्छी बात है, बताना भी नहीं चाहिए। परीक्षा हाल में नियम अनुशासन पालन करना चाहिए। पर यदि आप किसी को बताते ही हैं तो आप ये गलती मत करो कि इसको हम गलत बता दें, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी गलती होती है। आपको पूरे लाइफ के लिए इस बात का ध्यान रखना कि किसी को जानकारी यदि आप दे सको तो सही दो, या कि ना दो, पर गलत मत दो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से परीक्षा के समय में आप इन बातों को विशेष ध्यान रखेंगे, है ना। और इसको फिजिक्स में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, हर चैप्टर के क्वेश्चन का वीडियो बना हुआ, हर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का, हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव का, हर चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन का, हर चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का। और लास्ट में हमने सबका वीडियो बनाया है। 5 नंबर वाले क्वेश्चन आने का इनका चांस है, 3 नंबर वाले ये है, 4 नंबर वाले ये है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन का चांस ये है। तो ये सब कुछ आप वीडियो में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और किसी भी प्रकार की समस्या है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।